हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम इसका माइंड मैप देख लेते हैं। जैसे कि पदार्थ होता है ना, तो पदार्थ को हम द्रव्य कह सकते। जब हम उसको द्रव्य और द्रव में हम अंतर देखते हैं कि द्रव मतलब कि पदार्थ होता है और जो द्रव होता है वो पदार्थ की अवस्था का नाम होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलो हम पढ़ते पदार्थ को। फिर हम पदार्थ उसे बोल सकते हैं जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और वह कोई जगह यानी कि आयतन घेरता है, पदार्थ कहलाता है। यानी कि जिस वस्तु का कोई द्रव्यमान हो, है ना, जिस भी वस्तु का द्रव्यमान हो और वह कोई जगह घेरता हो। यानी कि देखो पेन को देख लो, अब इसका कोई द्रव्यमान भी है, मास भी, यानी कि जगह घेर रहा है। मेरे हाथ की इतनी स्पेस ये घेर रहा है ना। उदाहरण के लिए पत्थर हो गया, अभी मैंने पेन का आपको एग्जाम्पल दिया, पेन, बादल, तारे आदि। दूसरा पॉइंट हमारे से कहता है पदार्थ यानी कि मैटर कणों से मिलकर बनता है। यस, पदार्थ जो कि कणों से मिलकर ही बनता है। फिर पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसे देख भी नहीं सकते। फिर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होंगे और उनके बीच रिक्त स्थान होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है और कण गतिशील होते हैं। उसके कण गतिशील भी होते हैं। फिर तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा तेज हो जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ को हम जब गैस पर, चलो गैस पर रख देते हैं, गैस पर यदि हमने पानी को रख दिया और तापमान को बढ़ा दिया, काय को बढ़ा दिया, तापमान को बढ़ाने के, ये बोल रहा है तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि जब उनका हम तापमान बढ़ा देंगे तो आप देख लोगे वो ज़्यादा उबलने लगेगा पानी, देखते हो नहीं, तो ज़्यादा उबलने लग जाएगा। तो यही कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान को बढ़ाने पर। अब हम आ जाते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पर। तो बेसिकली पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है जो कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है आकार, पहला है ठोस। तो ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे कि मैंने ठोस को ले लिया, एक समझ लो पेन ले लिया मैंने, चलो पेन ले लिया मैंने। अब पेन को मैं प्लेट में रखूँगी, ये मैंने बुक पे रख दिया, तो इसने क्या आकार बदला, इसने इस बुक का आकार बदला क्या, नहीं बदला, नहीं बदला ना। तो इसका क्या है, ये आकार निश्चित है। और आयतन, यदि ये समझ लो 1 kg का है तो इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी, क्या ये इसका दुगना हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसलिए ये यही समझा रहे कि आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्यों आकार अनिश्चित होता है? द्रव को मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ पानी। अब पानी को जब मैं किसी भी बर्तन के अंदर डालूंगी तो वो तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा ना, इसलिए वो अनिश्चित बोला गया है। फिर दूसरा है उसका आयतन है, यानी कि आयतन निश्चित है। तो आयतन निश्चित है, क्यों आयतन निश्चित है? क्योंकि यदि मैंने पानी को 2 kg समझ लो ले लिया, अब मैंने पानी को, तो इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है ना। मैंने समझा दिया कि जैसे मैंने पानी को 2 kg ले लिया और उसे किसी बर्तन में डाल दिया, है ना, तो वो उसका कोई आयतन तो बदलेगा नहीं, वो 3 kg तो होगा नहीं या फिर 1 kg तो होगा नहीं। जितना पानी है उतना ही हमें मिलेगा, है ना। फिर ये दूसरा फिर गैस की बात करते हैं। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि हम गैस को किसी भी बर्तन में डाल सकते हो, उसका आकार ग्रहण कर लेगा, है ना। उसके कण जैसे कि बड़े दूर दूर रहते हैं तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। और हम उसके आयतन की बात करते हैं तो आयतन तो उसका वो ही नहीं होगा जैसे हम किसी भी उसके अंदर बर्तन में डाल देंगे पर वो उसका आयतन बदल जाएगा, है ना। फिर ठोस का दूसरा पॉइंट कहता है इस पर बल लगाने पर कण टूट जाते हैं, यानी कि कण उसके पास पास आ जाती है और कण टूट जाती है, क्योंकि इसके कण पहले से क्या होते हैं, पास पास होते हैं। आप देख सकते हो एग्जाम्पल मैंने ठोस का आपको बता दिया कि ठोस क्या होता है। तो ठोस के कण पास पास रहते हैं और इसके ऊपर और ज़्यादा इसको दाब लगा रहे हैं
क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर बल यानी कि दाब लगा रहे हैं, है ना। तो उसके कारण तो क्या हो जाएंगी, इतनी पास पास है, अब उसके ऊपर और उसको वजन देकर और उसको छोटा किया जा रहा है, तो वो तो नहीं हो पाएंगे ना। तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो कण टूट जाएंगे। अब द्रव कहता है इस पर बल लगाने पर आकार बदल जाता है। क्या होता है, आकार बदल जाता है, क्योंकि कण, देखो द्रव के कण क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो जब हम इसके ऊपर बल लगाएंगे तो इसके कण तो और पास आएंगे और क्या करेंगे, आकार अपना बदल लेंगे। अब गैस ये कह रही है कि इस पर यानी कि गैस पर संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, इसके कण कैसे है, दूर दूर है। अब इसके ऊपर मैंने बल लगाया, संपीड़ितता करी, तो ये काफ़ी अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि उसके कारण अपन उसको और पास पास करेंगे तो पास पास वो जाता जाएगा और उसके कारण पास पास आते जाएंगे, क्योंकि ये इसके कारण दूर दूर होते हैं। अब हम देख लेते हैं, हम विसरण को देख लेते हैं। विसरण यानी कि दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है ना। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। क्यों, कैसे, जैसे कि मैंने द्रव और गैस को कोई सी भी गैस और द्रव में पानी को ले लिया और दोनों को मैंने जब मिलाया तो दूसरा कोई सा पदार्थ बना ना। अभी मैं यहाँ पर आपको एक वो करके बताऊंगी। फिर दूसरा पॉइंट कहता है इसको गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये देखो हमने यहाँ पर पढ़ा भी था। तो इसके अंदर विसरण यानी कि दो अलग अलग पदार्थों का मिलना, यही समझ लो। तो इसको गर्म करने पर विसरण तेज हो जाएगा, यानी कि विसरण के अंदर जो भी कण है ना, वो उनकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। फिर तीसरा पॉइंट कहता है द्रव में ठोस, द्रव और गैस, है ना, तीनों में विसरण संभव है। कैसे संभव है, जब मैं ठोस को द्रव में मिलाऊंगी तो भी विसरण बनेगा, द्रव को गैस में मिलाऊंगी तब भी विसरण बनेगा और जब मैं ठोस को गैस में मिलाऊंगी तब भी विसरण बनेगा। यानी कि ये तीनों क्या है, विसरण की दर है। अब हमारा हम पढ़ते तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन क्या है, गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। ठोस से क्या बोल रहा है, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस बन जाता है। ठोस से द्रव कैसा बनेगा, देखो अब मैंने एक आइस ले ली। आइस क्या है, ठोस है ना। अब इस तरह से एक बीकर, मैंने ये आग जला रही है और ये हमारे क्या है, कुकर है। यूँ समझ लो कुकर है, कुछ भी समझ लो, ये कुकर है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, आइस डाल दी, यानी कि बर्फ़ डाल दी। बर्फ़ क्या है, एक ठोस है, समझ में आ गया है ना, ठोस है। अब जब मैंने ठोस को इसके अंदर डाल दिया, बर्फ़ को इसके अंदर डाल दिया और इसका तापमान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब मैंने तापमान जब बढ़ाया तो वो और क्या करेगा, बर्फ़ पिघलने लगेगी और कहाँ में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं, बदलेगी ना। अब जब द्रव से अब गैस में बदलेगी, कैसे बदलेगी, अब वही पानी मैंने ले लिया और उसका तापमान बढ़ाया तो वो क्या निकलने लग गई, उसकी भाप यानी कि गैस निकलने लग गई। तो क्या हो रहा है, ये द्रव से इसमें गैस में बन जाना हो रहा है, यानी कि तापमान में वृद्धि यानी कि परिवर्तन हो रहा है। अब आ गया है तीसरा हमारे पास गलनांक। अब गलनांक क्या होता है, जब हम न्यूनतम ताप पर ठोस को पिघलाकर वह द्रव बन जाता है। कैसे, जब हम ठोस को भी हमने देखा पिघलाकर, आइस को पिघलाकर जो वो द्रव बन जाता है तो वह गलनांक कहलाता है। वो गल रहा है कि नहीं, गल रहा है ना। जब मैं बर्फ़ को यूँ ही रख दूँगी, मैंने इसको तापमान पर रखा तो पिघल तो रहा था ना, यूँ तो नहीं कि बस वो बर्फ़ रखी और वो पानी बदल गया, नहीं बदला ना, उसको पिघलना ही पड़ा ना आखिरकार। तो न्यूनतम ताप पर उसको ठोस को पिघलाने पर वो द्रव बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम गलनांक कहते हैं। जैसे किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, अर्थात जितना अधिक गलनांक होगा उतना ही अधिक अंतराण्विक बल होगा। जैसे उसको हम जितना भी गलाएंगे, जैसे वो गल रहा है ना, जैसे बर्फ़ पानी में बदल रही है, द्रव में बदल रही है, तो उसका अधिक अंतराण्विक बल भी होगा। जिसके बीच अंतराण्विक बल रह रहा है, जैसे चुंबक के जैसा अंतराण्विक बल रहता है, वो क्या रहेगा, अधिक होगा, है ना, जो हम नेक्स्ट पढ़ा। वाष्पीकरण।
अब वाष्पीकरण क्या यानी कि अवस्था परिवर्तन अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इन्हीं में। तो वाष्पीकरण यानी कि जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में बनेगा, इसमें ना कोई ठोस की बात की ही गई नहीं है ना। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो वह वाष्पीकरण कहलाता है। इसमें ठोस का कोई इसमें रूल नहीं आया। जैसे द्रव है, द्रव क्या है, पानी है ना। अब इसको हम वाष्प करने पर ये तो गैस में परिवर्तन होगा ही, जब ये भाप बन के उड़ेगा इसकी वाष्प बढ़ाने पर, है ना। तो वाष्पीकरण करने पर वो गैस में परिवर्तन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, वाष्पीकरण। अब सेकंड आता है संघनन। संघनन यानी कि जब कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदलता है, इससे उल्टा हो गया है ना। गैस से द्रव में परिवर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है, संघनन। जैसे कि गैस जमकर काय में बदल सकती है, द्रव में बदल सकती है। अब संगलन, गैस यानी कि जब हमारे पास पानी की जो भाप गई थी, है ना, उसको हम गैस मानते हैं और फिर उसको जमाने पर हम वो द्रव में बदल जाएगी यानी कि पानी में बदल जाएगी। अब संघलन क्या है, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलेगा, ठोस से क्या करेगा, द्रव में बदलेगा, तो वह संघनन कहलाएगा। जैसे कि ठोस को ले लिया हमने बर्फ, यानी कि वो पिघल कर, यहाँ पर हमने जमा कर देखा था, यहाँ पर हम पिघला कर देखेंगे। अब जब मैंने ठोस यानी कि आइस को, बर्फ को पिघलाया तो वो क्या बन जाएगा, वाटर में, यानी कि वो पानी बन जाएगा, यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से संघनन हो जाएगा। फिर जमना, चौथा क्या है हमारे पास स्टेप, जो हमारे चौथा बोल रहे हैं जमना, है ना। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन देख रहे हैं ना हम, जमना। जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है तो वह जमना कहलाता है, यानी कि ठोस से, यानी कि द्रव से ठोस में बदलेगा। अब हमें द्रव को जमा कर ही तो ठोस बनाना है, क्योंकि ठोस क्या रहता है, कठोर रहता है। तो हम जब द्रव यानी कि पानी को जमाएंगे तो वह काय में परिवर्तित हो जाएगी, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या होगा, जमना हो जाएगा। अब हमारा पांचवा है निक्षेपण। जब कोई पदार्थ गैस से ठोस में बदल जाता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। देखो, अब निक्षेपण यानी कि जब कोई पदार्थ गैस से ठोस में बदलेगा, ये काय में नहीं बदलेगा, ये द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, ये डायरेक्ट गैस से ठोस में जा रहा है ना। तो जैसे गैस से जमकर इसको भी जमाना पड़ेगा। जब हम गैस को जमाएंगे तो डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाएगी, बर्फ में यानी कि ठोस में। अब उदरूपातन, अब छठा कह रहा है उदरूपातन, ये हमारा लास्ट है। जब कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है तो उदरूपातन कहलाता है। यानी कि इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था शायद, तो ये क्या होगा, कपूर होगा, है ना। कपूर एक ठोस है, पर उसको बस हम जलाएंगे तो डायरेक्ट क्या छोड़ेगा, भाप, यानी कि गैस छोड़ता है डायरेक्ट, वो कभी द्रव में बदलता नहीं है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट बर्फ़ को ही ले लेते हैं। अब हम बर्फ़ को तापमान पे कर उसको डायरेक्टली गैस पर, यानी कि गैस पर परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। अब हमारी यह बोल रहा है दूसरा, पदार्थ पर दाब परिवर्तन। अब पदार्थ पर दाब परिवर्तन क्या होगा, दाब बढ़ाने पर हम पदार्थ के कणों को सम यानी के पास ला सकते हैं, क्यों, और अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि गैस पर जब हमने दाब लगाया तो वो काय में बदलेगा, द्रव में, और जब हमने द्रव को और समीप लाने की कोशिश करी, यानी उसके ऊपर दाब लगाया तो वो काय में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। अब जैसे अमोनिया गैस पर दाब लगाने पर उसका दाब हम बढ़ाने पर तापमान घटने पर अमोनिया में बदल जाता है, यानी कि अमोनिया गैस है, उसके ऊपर हमने दाब लगाया और तापमान घटाया तो भी वो अमोनिया में बदल जाएगा। अब देखो, इन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, यानी कि जब हम 0 सेल्सियस को हम 273 केल्विन मानते हैं। जैसे कि केल्विन को हम कैसे वो करते हैं, प्रदर्शित कैसे। अब स्केल तथा सेल्सियस स्केल में प्रबंधन क्या है, केल्विन और सेल्सियस में। अब देखो, केल्विन में तापमान, सेल्सियस में तापमान 273, यानी कि जो भी सेल्सियस का तापमान आ रहा है ना, तो उसको हम कैसे 273 से, है ना,
तो 273 में आपको जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस का पूछा है तो आपको उसमें क्या करना है, 273 को जोड़ना है। अब जोड़ने पर जो भी आपका आंसर आएगा तो क्या बदल आएगा, केल्विन में वो बदल जाएगा, यानी कि 298 केल्विन ये होगा। अब आता है क्वथनांक। अब वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव का वह निश्चित तापमान जिस पर वह द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब जो भी हमारा वायुमंडलीय दाब होता है ना, तो वो वायुमंडलीय दाब पर हम किसी भी द्रव का वह निश्चित तापमान है जिस पर वह द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो यह एक समष्टि परिघटना है जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। जैसे द्रव में वो उबल के काय में बदलता है, क्वथनांक, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे घनत्व, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अब घनत्व को हम डी से मतलब घनत्व का प्रतीक डी है, जैसे कि इज इक्वल टू द्रव्यमान m आयतन n। इसका एसआई मात्रक kgm-3 होता है। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है, kgm-3 होता है। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि यह गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। काय का गैसीय दाब के मापन का माप है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल होता है। अब LATM इज इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई 10s PA। अब देखो, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जैसे जो भी हमारा वायुमंडल है उसके अंदर वायु का जो भी दाब रहता है उसके हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब ATM होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ATM होता है, और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। जो भी हमारा सामान्य दाब होता है उसे क्या कहते हैं, हम ATM जो होता है उसे हम सामान्य दाब कहते हैं। अब देखो, तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन, हमने इधर पढ़ा था पर शॉर्ट हम उसका रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। देखो, ठोस से जब हम द्रव में परिवर्तन करते हैं, यानी कि ठोस से बर्फ और द्रव है पानी। अब हम ठोस से जब हम पानी बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, संघनन। अब उसे किसी भी प्रक्रिया से बनाए, चाहे उसके ऊपर उसे वाष्पीकरण करे या तापमान बढ़ाए। अब जब हम द्रव से ठोस में परिवर्तित करेंगे तो क्या कहेंगे, उसको जमना, यानी कि हम उसको जमा कर, जैसे पानी को हम जब जमाएंगे तभी तो वो काय में बदलेगा, ठोस में बदलेगा। अब जब ठोस से वो गैस में परिवर्तित होगा तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कपूर का। अब कपूर जैसे कि वो बिना द्रव में बदले वो क्या काय में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। अब जब हम गैस से ठोस में परिवर्तित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, निक्षेपण। जब हम डायरेक्ट गैस को जमा कर उस काय में बदलेंगे, ठोस में बदलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, निक्षेपण। अब आते हैं इधर, अब गैस से जब वो द्रव में बदलेगा, यानी कि गैस है हमारे पास क्या, तो गैस है और उसको हम काय में बदलेंगे, पानी में, भाप को पानी में बदलेंगे। अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, संघनन। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा संगलन और संघनन में, तो आपको इसे याद रखना है। ठोस से जब वो द्रव में बदलता है तो संगलन होता है, गैस से जब वो द्रव में बदलता है तो वो क्या होगा, संघनन होगा। और वाष्पीकरण क्या होता है, यानी कि जब हम पानी को द्रव समझ लेते हैं, पानी और गैस और द्रव को जब हम वाष्पीकरण करेंगे, यानी कि उसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें जो भाप निकलेगी तो काय में बदल जाएगा, भाप में ही बदलेगा, क्योंकि पानी का तापमान बढ़ाने पर वो काय में बदल जाता है, भाप में, यानी कि गैस में बदल जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। चैप्टर नंबर 1 का हमने माइंड मैप देख लिया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये हमारी आज की क्लास थी हमारे आसपास के पदार्थ। इसका जो सेकेंड चैप्टर होगा और भी हमारे चैप्टर्स डलेंगे इसके अंदर, तो आपको अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम जो वीडियो डालें तो आपको वो पहले मिल जाए।
तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हम अभी अपलोड करने वाले, तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो बाय बाय, टेक